एक तो आप लोग, आपके ग्रुप में सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ कि बहुत एक्टिव ग्रुप है। और अभी तो मैंने बहुत सारी बातें बताई भी नहीं है और सब लोग प्रेडिक्शन करने में लगे हुए हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग साइन। ओके, तो जितना भी मैंने बताया आप उसी के हिसाब से काफी कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे कि पर्सनल हॉरोस्कोपी। जितेंद्र कुमार जी बंद कर लीजिए। पर्सनल हॉरोस्कोपी, हॉरोस्कोप से कैसे जाने कि कुंडली में शेयर मार्केट से और स्पेकुलेशन से धन कमाने का योग है या नहीं, ये बहुत आवश्यक है। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिकन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने सर्वे किया था 8-10 साल का, काफी इंटेंसिव सर्वे किया था। देन दे फाउंड कि जितने लोग शेयर में पैसा लगाते हैं ना वर्ल्ड वाइड, जो भी शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर से पैसा कमाने वाले 5-6% लोग हैं। दुनिया भर के लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, दुनिया भर के ऐसे भी लोग हैं जो सारी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जिनको कंपनी के इन और आउट भी पता होते हैं। आप पर मैं तो एक नॉर्मल, अब अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग बिजनेस फील्ड से हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो इनसाइडर हैं, जो बहुत क्लोज निगाह रखते हैं। उन सबको भी मिलाने के बाद ओनली देर आर 5-6% ऑफ द पीपल विच इन will those actually makes money out of the stock exchange। आपने आपने कैंडल्स पैटर्न के बारे में सुना होगा काफी कुछ, इंट्राडे में यूज होती है। ठीक है, बहुत लोग उसकी स्टडी करते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग कैंडल की शेप क्या इंडिकेट कर रही है, पता नहीं क्या क्या गेट्स फुट्स दुनिया भर की चीज लगाते हैं। वो पोजिशनल करता है, कोई इंट्राडे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। कमाई सिर्फ 5-6% ही लोग करते हैं, और बाकी के 95% की कमाई भी कौन खा जाता है? वो 5% लोग। ओके, और जो लोग लॉस खा रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कैपेबिलिटी की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है, नॉलेज की कमी है। प्रारब्ध कितना है मेरे भाई, सब क्यों नहीं कमा पाते? प्रारब्ध कितना है? क्या जन्मपत्री कह रही है कि स्पेकुलेशन से आप पैसा कमा सकते हो? देर आर पीपल जो स्पेकुलेशन से खुद पैसा लगाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, पर वो ही किसी दूसरे को टिप देंगे कि भाई ये वाला शेयर खरीदे बढ़ेगा, वो तो एकदम से भागना शुरू हो जाता है, मल्टी ब्लॉगर बन जाता है वो। 15 रुपए का शेयर 150 का हो जाता है। टिप आपने दी, किसी ने, आपसे मतलब है, किसी हमारे भाई बंधु ने दी कि भाई तू ये शेयर खरीद ले। किसी ने कहा भाई आप तो बड़े जानकार हो यार, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ। अरे यार तू ये शेयर ले ले, 15 रुपए का बढ़ेगा जाएगा, बताया। 200 रुपये 150 का हो गया, मल्टी ब्लॉगर लाखों रुपए कमा गया आपकी टिप से। और जब वो व्यक्ति ने, बेचारे ने खुद अपना लगाता है तो वो हार जाता है। ओके, आदमी उतना ही कमाएगा जितना उसकी कुंडली में प्रारब्ध है, जितना धन उसको कमा सकना है। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि हमारी कुंडली इन्वेस्टर वाली है या हमारी कुंडली टिप देने वाली है, हमारी कुंडली बिचौलिए की है, हमारी कुंडली कंसल्टेंट की है कि हम दूसरे को सलाह दें, वो धन कमाए और उसके माध्यम से हम भी धन कमाएं। देखिए कितने सारे क्रिकेट के प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर का कोच था, उसने तो उस सचिन तेंदुलकर को खेलना सिखाया, पर खुद को थोड़ी क्रिकेटर बन पाया वो। ठीक है, बहुत से गुरु होते हैं, उनके शिष्य आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो खुद नहीं बन पाते वो, कुछ लोग दूसरों को बना सकते हैं। ओके, तो आज हम ये जानेंगे, ये जानना हमें बहुत जरूरी है अपनी कुंडली में। फिर हम उतना ही रिस्क लें जितना हम कुंडली हमारा लेने के लिए कह रही है। ओके,
फिर कुछ हम कुंडली ऐसे लोगों की लेंगे जिन्होंने जो है सोने से, मिट्टी से सोना बनाया। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हैं हमारे, अभी एक्सपायर हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाए उन्होंने। ऐसी उनकी कुंडली में क्या खास बात थी भाई कि इतना पैसा कमा गए? हर्षद मेहता जी क्यों इतना पैसा कमा गए और फिर गंवा गए, है ना? जेपी मॉर्गन छोटे से आदमी थे, अरबपति बन गए शेयर मार्केट से। आज जेपी मॉर्गन अमेरिका का नंबर 1 बैंक है। ही अर्न ऑल हिज मनी थ्रू द शेयर मार्केट। फिर हम और भी देखेंगे वारेन बुफे इतना पैसा क्यों है उसके पास। फिर हम अपने ही मेंबर्स की किसी की 1-2 कुंडली में लेके हम डिस्कस करेंगे। ऐसे भी लोगों की कुंडली लेंगे जो कहते हैं कि मैंने शेयर में बहुत पैसा कमाया, जो भी कहेंगे मतलब जो कहेंगे कि भैया मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। और ऐसे भी बंदे की कुंडली लेंगे जो कहता है कि भैया मैं तो बहुत गंवा दिया, मेरा तो बैंड बज गया शेयर में। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने शेयर में अच्छा पैसा कमा के बैठा है हमारे इस ग्रुप के अंदर, जो कहता है कि आई हैव अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन शेयर? ऐसा कोई भाग्यवान व्यक्ति हमारे ग्रुप में है? 15 साल से चलती है अपनी, बट एडवाइजिंग से चलती है। एडवाइजिंग से चल रही है ना कमल जी आपकी? हाँ जी। बहुत मैं एक्सीलेंट बात की, बहुत। मैं बहुत बहुत लिमिटेड लगाता हूँ। चलिए कमल जी, आप डू यू हैव योर बर्थ डिटेल? यस। ओके ओके। और कोई है, और कोई है? सर पवन बात कर रहा हूँ। हाँ। सर स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 80 लाख से ज़्यादा लॉस किया है मैंने। अरे भाई। मुंबई में मैं रहता था, एमएनसीज में काम करता था, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था। अच्छा। फिर लॉकडाउन के बाद में मैं वापस मेरे नेटिव आ गया। हाँ। अभी ठीक है, मतलब अभी मैं एटलीस्ट 6 फिगर्स तक चले जाता हूँ। नाउ यू आर अर्निंग? नाउ आई एम अर्निंग। तो ये जो लॉस हुआ था इतना 80 लाख रुपए का, बिकॉज वो एक चीज कभी भी समझ में आई नहीं। फिर मैंने अपनी कुंडली भी दिखाई ज्योतिष को। मतलब इच्छा नहीं थी, बट देन ठीक है, फोर्स की वाइफ ने, और फिर हम लोग जाके देखा तो दे सेड कि आपके इसमें योग है। फिर बाद में बोलते हैं नहीं है। तो इट वाज ऑल अबाउट कि चीजें वहां पे मुझे समझ में आई नहीं। बट एक चीज समझ में आ गई कि अब लॉकडाउन के बाद में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अदर देन ट्रेडिंग। तो देन फाइनली आई स्टार्टेड द ट्रेडिंग ऑन अ सीरियस नोट, और आज फिर थोड़ा सा मैं अच्छा कर पा रहा हूँ पहले के मुकाबले। सो एक रिक्वेस्ट थी सर, अगर पॉसिबल होगा तो आप चेक करके देखिएगा कि मतलब कहाँ चैलेंज है। आपकी कुंडली खोल लेंगे। देखिए ये भी आपने जो बात बताई, ऐसी भी कुंडलियां होती है कि लाइफ के एक पार्ट में वो पैसा कमा रहे हैं, एक पार्ट में गंवा रहे हैं। जैसे हर्षद मेहता था, हर्षद मेहता ने दबा के अरबों करोड़ों कमा दिए, पर बाद में वो लॉस में भी आ गया था हर्षद मेहता। सर मेरे केस में क्या हुआ ना कि अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता ना तो मैं शायद स्टॉक मार्केट को काफी पहले छोड़ चुका होता, बिकॉज मैं काफी लॉस ऑलरेडी कर चुका था अरे आफ्टर लॉकडाउन। फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई दूसरा चॉइस है नहीं, तो उसके वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा थी ये ट्रेड में वापस स्टॉक मार्केट में रहने की, बट वो कुछ करने को पवन ही जी, नहीं था मेरे पास। अरे एंड देन आई स्टार्टेड अगेन। यही तो नेचर है, यही सृष्टि है। एक सिचुएशन ऐसी होती है, एक आदमी के 2 लड़कियां थी, दोनों की शादी कर दी। एक लड़की के घर गया कि सब बढ़िया है, बस बढ़िया सी बारिश हो जाए। ओके। वो शायद एग्रीकल्चर में थी उसकी लड़की। वो दूसरी लड़की के गया कि कैसी हो बेटा, ये वो है कि पापा सब कुछ बढ़िया है, बस इस साल बारिश ना हो एक लड़की कह रही है बारिश दबा के हो जाए। उसका हस्बैंड एग्रीकल्चर का काम करता था, बीज वो रखे थे लैंड में। दूसरी लड़की के पास गया, उसके हस्बैंड ने बहुत सारा मिट्टी के हैंडीक्राफ्ट, क्ले की दुनिया भर की चीज धूप में सुखा रखी थी। देवर प्रेइंग की बारिश ना हो, ये कह रही थी बारिश ना हो। पवन जी, जो ये आया है कोविड के बाद, इसने कई लोगों की डेस्टिनी बदल दी। जो सड़क पे थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। कुछ लोग ऐसे थे कोविड से पहले जो बहुत पैसा कमा रहे थे, उनको नुकसान हो गया है। तो ये जो चीज होती है, जो दुकान नहीं खुल पा रही, कुछ लोगों ने वर्चुअल वर्ल्ड पे आ गए, नाउ दे आर मिंटिंग मनी। एक किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, दूसरे के लिए वो प्रॉब्लम है। चलिए हम अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। सर मेरा भी एक ये था कि हम्म। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो पैसा कमाया है, पर हाँ मैं ये एडवाइजरी काम में नहीं हूँ। लेकिन जितने भी लोग मेरे टच में हैं, वो हाँ लोग मुझे फोन करके, जब आप जो कह रहे हैं ना कि अपन दूसरे को बताते हैं, तो हाँ उनको जो भी बता रहा हूँ
या जो भी हाँ बताया है, मतलब उसमें हाँ सब ने मतलब ऑलमोस्ट अच्छा खासा पैसा कमाया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी मेरा काफी अच्छा काम करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता और है। और जो मैं इंट्यूशन वाला लोगों जो हाउस है, नाइन्थ वाला, इट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसको भी अभी हम समझेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फ्रेंड सर्कल बिजनेस में जो भी है, मतलब स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मुझे फोन करके हमेशा पूछते हैं, जबकि मैं हाँ, कोई एडवाइजरी काम नहीं करता हूँ, मेरा तो दूसरा बिजनेस है। कोई और वो बात जो नहीं भी है। न्यूज ले हाँ, रहे हैं उससे वो लोग कमा भी रहे हैं, वापस फीडबैक भी यही देते हैं कि काफी अच्छा था तुमने जो बताया, हमने तो बहुत कमाया उसमें। उन्होंने कमाया, अब ठीक है। अभी हो सकता है कि आपने देखा 5-6 जगह काम करा है, फिर आप कंसल्टेंसी देने लगे और आप कमाने लगो। अभी आपकी भी कुंडली, मौका मिलेगा तो हम देखेंगे, है ना? ओके सर सर, ओके। समझे? सर एक चीज थी, बस एक चीज थी, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ सर ऐसा है कि जैसे मैं करता हूँ, मतलब कि थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी यूज करके करता हूँ, तो सर पैसे बनते हैं सर, काफी मेरा सही भी चला जाता है। लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आता है सर, कि मुझे लगता है कि आज भी मैंने, जैसे कि मैं इंट्राडे भी कई बार करता हूँ, आज भी बन गए, कल भी बन गए, परसों भी बन गए। फिर हाँ। क्या होता है ना कि वो एक मुझे पता ही नहीं चलता कि अच्छा अब रुकना कब है, फिर मैं करता जाता हूँ, फिर बीच में हार जाता हूँ जो है। तो काफी जीतता भी हूँ, फिर हार भी जाता हूँ, यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि रुकना कब रहता है सर जो है। चलो मैं मतलब बताऊंगा, प्रॉफिट भी मुझे होता मुझे है। याद दिलाना, मैं ट्रांजिट के बारे में बताऊंगा। आपकी जो प्रॉब्लम है वो ट्रांजिट से रिलेटेड है। हाँ, मतलब प्रॉफिट भी मेरे को होता है, लेकिन कई बार मेरे को लॉस भी हो जाता है, मुझे तो मैं वही मुझ, सोचता हूँ कि मैं लॉस वाले दिन खेलूं ही ना, प्रॉफिट अच्छा होता है मेरे को। मुझको याद दिलाइएगा कि ट्रांजिट के बारे में मुझे बताइए, है ना? ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पर्सनल हारोस्कोपी करेंगे, और नेक्स्ट टाइम से हमारा फिर रियल काम शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मतलब नेक्स्ट टाइम आई विल कवर इंट्राडे। ओके, तो पहले अगले 2 सेशन में हम इंट्राडे करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म मिड टर्म को देखेंगे, फिर हम कमोडिटीज को देखेंगे, केस स्टडीज भी लेंगे, इंट्राडे करेंगे। तो आप लोग तो वैसे ही बहुत प्रोएक्टिव हैं आप लोग, तो जब मैं आपको इंट्राडे जैसे बताऊंगा, आई नो यू विल स्टार्ट मॉनिटरिंग द इंट्राडे ऑन डेली बेसिस। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड वी विल डू द प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, ये जो हमारा ये सब क्या है, अभी तक हमने इंग्रेडिएंट इकट्ठे करे हैं। जैसे जब जब आप बिरयानी बनाते हो ना, पुलाव बनाते हो, तो सारे मसाले रखोगे जब भी तो बनेगी ना। तो अभी इंट्राडे कैसे देखेंगे, इसका हमने सारा मसाला इकट्ठा किया है। अभी और भी चीजें हैं जो हमें समझनी है। वेस्टर्न एस्पेक्ट अभी हमें समझना है, जो कि प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना? और उसके अलावा ग्रह कब वक्री होता है, ग्रह कब अस्त होता है, उसका क्या इफेक्ट है, पर उसको मैं बाद में लूंगा, क्योंकि ये सब थ्योरी थ्योरी हो जाती है। ओके, हालांकि उनका रोल तो है बहुत इंपॉर्टेंट, पर भाई जब मैं आपको बताऊंगा मरकरी वक्री है तो ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो वो थ्योरी थ्योरी हो जाती है, तो फिर उसको हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं दे पाते। तो समटाइम पीपल फाइंड इट इनिशियली बोरिंग, पर जब बाद में उसे यूज करता है तो वो समझता है, हाँ यार इन्होंने बताया था, बहुत जरूरी था। तो what I will do now, instead of covering the theoretical part for another 2-3 session, next session I will start intraday, जिससे कि आपको डेली मार्केट ट्रैक करने का एक टूल मिल जाए, और आप अपना साइड बाय साइड उसको करना शुरू कर दो। फिर चीजें कैसे मॉडरेट होती हैं, वेस्टर्न एस्पेक्ट से कैसे होती हैं, कोई प्लानेट मरकरी वक्री हो गया क्या असर दे देगा, बृहस्पति वक्री हो गया क्या देगा, फिर वो उदित हो गया तो क्या देगा, हाई स्पीड से चल रहा है तो क्या देगा, सूर्य की संक्रांति आ रही है तो क्या देगा। दिस इज ऑल थ्योरी, पर इनका रोल भी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, वी विल डू प्रैक्टिकल थिंग आल्सो साइड बाय साइड। तो आज मैं पर्सनल हॉरोस्कोपी शुरू करता हूँ। शेयर स्टॉक मार्केट, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू जज दैट your in your horoscope there is a promise to earn money through the speculation, through the trading in the stocks and share,
and in commodities. Okay, this we will check. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हाँ, तो गणेश चतुर्थी है, ठीक है। गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और विघ्न बाधाएं हमारी दूर होती रहे। देखिए, हर कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 प्लैनेट होते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ पर्सनल हॉरोस्कोप की। इसके अंदर यूरेनस, नेपच्यून, इन सबको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं लेते, तो 9 ही प्लैनेट होते हैं। ओके, तो 12 घरों के अंदर हर घर का कोई ना कोई एक कार्य तत्व होते हैं, सिग्निफिकेशन होते हैं। जिंदगी में जो कुछ होना है, जो भी घटना होनी है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, वो घटना उस 12 हाउसेज में किसी ना किसी हाउसेज से जुड़ी होती है। किसी की भी कुंडली हो, आपकी हो, मेरी हो, थर्ड पर्सन की हो, हर कुंडली भाव के हिसाब से बनती है। जैसे ये कुंडली है, ये वाला भाव हमेशा पहला भाव कहलाता है। किसी की भी कुंडली हो, यहाँ पे नंबर कुछ और हो सकता है, क्योंकि जैसे ये मेष लगन की कुंडली है इसलिए 1 लिखा है। कोई व्यक्ति पैदा हुआ है उस टाइम धनु राशि उदित हो रही है पूर्व दिशा में, तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ मिलेगा। whatever number is written, we don't have to bother. This house will always be the ascendant or the first house. Then from this house, go in anti-clockwise. This will become second house, third house, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. हर 12, ये जो 12 हाउस है, हर हाउस किसी ना किसी खास चीज को बताएगा। पहला नेटिव के बारे में खुद को बताएगा, वो कितने एफर्ट करेगा। 7वां अगर शादी को बताएगा, 5वां संतान को, इस तरीके से चीजें हैं। 11वां लाभ को और 12 हानि को। तो अब हम कर रहे हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, तो हमको तो उन हाउसेस से मतलब है जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, और फाइनेंस में भी उससे जुड़े हुए हैं जो शेयर से पैसा कमाता है। पैसा तो कोई फैक्ट्री लगा के भी कमा सकता है, पैसा तो कोई एजेंसी भी लेके कमा सकता है, होटल खोल के भी कमा सकता है। शेयर से पैसा कमाने के लिए व्हाट ऑल हाउसेस आर रिक्वायर्ड एंड विच इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ द वेल्थ, ये हमको देखना है। तो हाउस तो सबके ये फिक्स होते हैं, पर प्लैनेट बदल जाते हैं। किसी की कुंडली में शनि धनदायक है, किसी की कुंडली में शेयर का धंधा बुध कराएगा, किसी की कुंडली में शेयर वाला जो हाउस है उसका लॉर्ड शनि बन के बैठा हुआ है, किसी के में शुक्र बन के बैठा हुआ है, किसी को धन बृहस्पति दिला रहा है, किसी को चंद्रमा दिला रहा है, किसी को सूर्य दिला रहा है, किसी को लाभ भी अलग अलग प्लैनेट करा रहे हैं। तो 9 प्लैनेट हर कुंडली में उनके रोल बदलते रहते हैं। एक की कुंडली में शनि धन दिला रहा है, दूसरे की कुंडली में शनि उसकी शादी करा रहा है। तो हर कुंडली में प्लैनेट का अलग रोल होगा। परंतु कुछ ग्रह होते हैं जिसको हम कहते हैं नेचुरल कारक, नैसर्गिक स्वभाव उनका क्या है प्लैनेट का, तो वो हम समझते हैं कि धन देने वाला जो प्लैनेट है, नैसर्गिक स्वभाव वाले कौन से हैं, और वो हाउसेस कौन से हैं जो शेयर से पैसा कमाते हैं या फिर शेयर से पैसा गंवाते हैं। भाई जब कमाना देख रहे हो तो गंवाना भी तो देखना पड़ेगा। तो देखिए, जुपिटर, दुनिया का सारा धन दौलत जुपिटर के द्वारा है। पूरे संसार की समस्त दौलत जुपिटर के अधीन आती है। आप कहोगे जब हमने तो शुक्र का सुना है, वीनस देता है। वीनस देता है प्रेशियस मेटल, लग्जरियस आइटम, ओके, दैट इज ऑल गिवन बाय स्टोन्स, ज्वेलरी, ये शुक्र देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हम कैश की बात करें, रोकड़े की बात करें, धन की बात करें, चल संपत्ति की बात करें, बैंक बैलेंस की बात करें, ये सब तो भैया बृहस्पति देव ही देंगे, ये सिर्फ बृहस्पति देव। तो जुपिटर कुंडली के अंदर शुभ होना बहुत ही आवश्यक है। और नेचुरल प्लैनेट की ये खास बात होती है कि
वो अगर ऐसे हाउसेस से कनेक्ट हो जाए जिसके कि वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो धन के संबंधित नहीं है। जैसे मार्स है, मार्स नेचुरल सिग्निफिकेटर भूमि का है, लैंड का है, भवन का है। वो मंगल की एक नेचुरल टेंडेंसी है भैया, वो कहता है कि मैं तो भैया प्रॉपर्टी दूंगा। मंगल भूमि पुत्र है, पृथ्वी से पैदा हुए थे मंगल, उनको वरदान प्राप्त है, वो शेल्टर देते हैं लोगों को। और चौथा घर भी कुंडली में प्रॉपर्टी का होता है, जिसको अचल संपत्ति कहते हैं। दूसरा घर चल संपत्ति का होता है, जो बैंक बैलेंस है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, लैंड है, ये सब चौथा घर है। तो अगर चौथे घर का कनेक्शन मार्स से हो गया तो भाई उसकी प्रॉपर्टी में क्या आप समझो, उसकी बल्ले बल्ले होगी। चौथा घर प्रॉपर्टी का है और नेचुरल कारक मंगल स्वयं उससे संबंध बनाए है, तो मंगल की दशा में वो अनेक प्रकार की प्रॉपर्टी उसके खरीदने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो जुपिटर हमारे हमारे लिए क्या रहा, धन का जो कारक है, नेचुरल सिग्निफिकेटर है, जुपिटर है। दिस वी हैव टू रिमेम्बर। फिर 5वें नंबर का जो घर है, 5वें घर है, वैसे तो संतान के घर के रूप में जाना जाता है, पर कुंडली में जो 12 भाव है वो एक ही चीज नहीं देते, वो बहुत ही सारी चीजों के कार्य होते हैं। उत्तर कालामृत को पढ़ेंगे या बहुत सी किताबें, जातक परिजात पढ़ोगे, 12 मील पढ़ोगे, तो एक एक घर के 2-2 पेज के कार्यकत्व होते हैं। नखून और बाल से लेके नींद, लंबाई चौड़ाई, सबके कार्यकत्व होते हैं, किसी ना किसी घर से सिग्निफाई। 5वां घर स्पेकुलेशन का है, सट्टे का है। पहले इसको सट्टा कहते थे, जो कि नेगेटिव टर्म माना जाता था। आजकल हम जब शेयर कमोडिटी की बात कहते हैं तो बड़ा ये फैशनेबल वर्ड है। सट्टे को शेयर कह दो तो लगता है कि भाई बढ़िया चीज है, सट्टा कहो तो लगे यार बड़ा। पहले कहते थे कोई सट्टा कर रहा है तो बड़ा बुरा मानते थे कि लड़का इनका तो बिगड़ गया, सट्टा खेल रहा, बर्बाद हो गया है। तो अब कोई शेयर में पैसे लगाते हैं इंट्राडे, नए नए फैंसी वर्ड आ गए, है ना। बैट आ गया है, पुट आ गया है, सी आ गया है, पी आ गया है, कैंडल पैटर्न आ गए हैं, तो ये बड़े फैंसी वर्ड है, तो अब ये बुरे नहीं लगते। तो स्पेकुलेशन मतलब सट्टे से पैसा कमाना 5वें घर से आता है। कोई कहे कि मैं पैसा कमाऊंगा शेयर बाजार से, तो 5वां घर। 11वां घर कुंडली का लाभ स्थान है, इच्छा की पूर्ति का है। 11वां घर बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है कुंडली का। किसी की कोई भी इच्छा है, उसकी पूर्ति होगी या नहीं, मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट होगा या नहीं, जो वो सोच रहा है उसको प्राप्त होगा या नहीं, बढ़िया बंगला चाह रहा है मिलेगा या नहीं, अच्छी शादी चाह रहा है, योग्य वर चाह रही है कोई लड़की, मिलेगा या नहीं। इच्छा की पूर्ति का हाउस अगर उसकी जो डिमांड है उससे कनेक्शन बना गया तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी और हमारी इच्छा क्या है, क्या हमारी इच्छा है बताइए। सर ट्रेडिंग से अर्न करना है, ट्रेडिंग से अर्न करना है। तो 11वें घर जो है उसका संबंध आशीर्वाद अगर स्पेकुलेशन से हो गया तो भाई हमारी धन कमाने की इच्छा पूरी होगी। और बृहस्पति अगर धन का कारक है नेचुरल, तो हमारे पास जो पैसा आता है जिसको हम सेल्फ अर्न मनी कहते हैं, वो वाला मनी नहीं जो हमारे पिताजी छोड़ के चले गए, अनअर्न मनी या इनहेरिटेड मनी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में मूंगफली भी नहीं फोड़ते, उसके पिताजी दे गए उनको दुनिया भर की है ना जायदाद, वो बैठे हुए खपा रहे हैं। कुछ लोग उसको बढ़ाते हैं जो योग्य होते हैं। तो दूसरा घर सेल्फ अर्न मनी का है, जो कि दिखाता है कितना पैसा कमाया, कितना बैंक बैलेंस है, कितने एफडी हैं, कितने डिवेंचर है, कितने इन्वेस्टमेंट है, कितने शेयर्स हैं। शेयर का खरीदना तो 5वां घर है, पर आपके पास कितने शेयर हैं। आप कहो जी मेरे पास अभी 15 लाख के शेयर हैं। देखिए पहले तो हार्ड कॉपी आती थी 10 लाख रुपए की,
आपने रिलायंस लिया, HDFC लिया, तो पहले बड़ा अच्छा लगता था, सर्टिफिकेट आते थे शेयर के, याद है ना सबको। आजकल सब डिजिटल हो गया है तो फीलिंग नहीं आती फिर भी है तो वो बैंक में ही। तो दूसरा घर जो है धन का स्थान है। व्यक्ति की धन की स्थिति कैसी रहेगी, दूसरा घर बताया है। ओके, तो ये 3 हाउस है विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट द प्राइमरी हाउस इज स्पेकुलेशन। इसको देखो मैंने यहाँ इलस्ट्रेट किया है टू मेक इट इजी फॉर यू। कुंडली का जो 5वां घर है ये प्राइमरी घर स्पेकुलेशन का है। हमको इसी पे फोकस करना है कि भाई इस घर की स्थिति क्या है। दूसरे जो सपोर्टिंग हाउस है, सपोर्टिंग हाउस में जो 11वां घर है ये लाभ का है। भाई स्पेकुलेशन के सपोर्ट भी तो करेगा, खाली हवा में थोड़ी शेयर हो जाएंगे। शेयर खरीदे तो लाभ होए ना, तो 11वां घर हमको चाहिए। और दूसरा घर है फाइनेंस का, धन का, वेल्थ का, बैंक बैलेंस का। तो शेयर का काम करें तो शेयर का काम करके धन तो आना चाहिए ना, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, चल संपत्ति बढ़नी चाहिए, किसी भी फॉर्म में चल संपत्ति आनी चाहिए, शेयर है, डिवेंचर है। ज्वेलरी का भी दूसरा ही घर है, तो दूसरा घर भी चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5वां तो स्पेकुलेशन का प्राइमरी घर है, दूसरा धन का हाउस है, और 11वां लाभ का है, शुद्ध लाभ, इच्छा की पूर्ति। चलिए अब इसी में समझते हैं। देखिए क्या नियम है। देखो नियम तो बहुत सारे हैं, इतने सारे नियम है कि मैं उन्हें पढ़ाने बैठूं तो ज्यादा कंफ्यूजन होएगा और गेन कम होगा। इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, पर मैं आपको निचोड़ बता देता हूँ, आप फिर मात नहीं खाओगे कभी भी। देखिए इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, हमको ये पता लग गया जो इम्पोर्टेंट हाउसेज हैं वो 2 है, 11 है और 5 है। सबसे पहले देखिए कि जो दूसरा घर है और इसका लॉर्ड, 5वां घर है और इसका लॉर्ड, और 11वां घर और इसका लॉर्ड, हाउस एंड लॉर्ड दोनों शुभ अवस्था में है। कैसे पता लगेगा शुभ अवस्था में? अपने दूसरे घर के लॉर्ड को देखिए। एक चीज समझिए पहले, जो नए लोग हैं या जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उसके लिए बता रहा हूँ। देखिए कुंडली का पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। ये शुभ स्थान है, ये कुंडली के शुभ स्थानों में से कहलाते हैं। इन चारों घरों में कोई भी प्लानेट है तो हम कहेंगे वो शुभ घर में बैठा है, हम उसको कहेंगे वो केंद्र में बैठा है, इसलिए वो शुभ है। उसके बाद इसको क्या है, स्क्वायर भी है, क्वाड्रेंट भी कहते हैं, क्योंकि देखिए क्वाड्रेंट बन गया ये। ओके, फिर बनता है एक ट्राइंगल। पहला घर, दोबारा ये पहला घर ट्राइन में भी आता है, इसको ट्राइन कह दो, है ना, त्रिकोण भी कहते हैं और ट्राइन कहेंगे अंग्रेजी में। तो पहला घर केंद्र भी में भी आता है और पहला घर त्रिकोण में भी आता है, इसलिए दूसरा राइट भी मैंने यही मारा। और ये 5वां घर और ये 9वां घर, ये त्रिकोण है। जितने ग्रह जितना ये शुभ है हमारे केंद्र, उतना ही त्रिकोण भी शुभ है। तो कोई भी ग्रह अगर त्रिकोण में बैठा है तो हम कहेंगे भाई बहुत शुभ जगह बैठा है, मतलब इसका ये अच्छे स्टेटस में बैठा हुआ है, शुभ प्रभाव देगा। ओके, अब लग्न को हम देख रहे हैं, ये तो दो दो जगह आ गया, केंद्र में और त्रिकोण में।
तो ये तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। पर जब हम बात करेंगे, एक चीज और समझ लीजिए, ये त्रिकोण में नवाघर बन तो रहा है, पर ये व्यक्ति का भाग्य स्थान है। वैसे तो ये अच्छे कर्मा बुरे कर्मा, नवाघर मेलेफिक है तो बुरे कर्मा करेगा, बेनिफिक है तो अच्छे कर्मा। पर हम तो बात करेंगे शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। नवाघर भाग्य का है, और बिना भाग्य के तो कोई कैसे कमाएगा। देखिए, एक बंदे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है शेयर की, अब उसके कोई रिश्तेदार आ गए, चाचा जी ले बेटा इसमें तू इन्वेस्ट कर दिया, पैसे कमा गया, पता लगा 8-10 लाख रुपए। भाग्य उसका अगर अच्छा हुआ तो नवाघर भाग्य का है, 11वां घर लाभ का है, और 10वां घर केंद्र तो है ही, पर ये मान सम्मान का और प्रोफेशन का भी है, स्टेटस का भी है। 10वां घर बहुत हाई स्टेटस पे ले जाता है। जितने भी लोग बहुत हाई प्रोफाइल मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट मिलेंगे, सीईओ मिलेंगे, और ये आपके राकेश झुंझुना वाला टाइप के लोग मिलेंगे, 10वें घर से रोल उनका जरूर से आएगा। हाई स्टेटस पर ले जाने वाला घर 10वां है। 7वां घर भी केंद्र भी है, पर ये बिजनेस भी है, ये भी अच्छा है। और देखिए, छठा घर भी फायदा करा देता है शेयर में। अभी तो मैंने आपको कुछ घर बताए थे, अब मैं कुछ और दूसरे घर भी बता रहा हूँ। छठा घर भी फायदा करा देता है। ये क्यों फायदा कराता है? जिससे भी आप डील करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, रुपया देते हो, रुपया लेते हो, दूसरा व्यक्ति हमेशा 7वें घर से रिप्रेजेंट होता है कुंडली में, और व्यक्ति स्वयं होता है लग्न। लग्न से 12वां घर हानि का होता है। ये वाला जो घर है ये हानि का है 12वां। 11वां अगर लाभ है तो 12वां हानि है। इसी प्रकार से जो 7वां घर है, 7वें घर से अगर हम 12वां गिनेंगे तो ये सामने वाले की हानि हो गई। तो छठा घर जो है कुंडली का, वो 7वें घर से 12वां है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी भी हाउस से पिछला घर 12वां हो जाता है। तो देखिए, सीधा सा सिद्धांत है, अकाउंटिंग वाले जानते हैं, जब भी पैसे की ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, एक के अकाउंट से पैसा जाएगा, दूसरे के अकाउंट में पैसा आएगा। कोई भी पैसे की ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं हो सकती कि एक व्यक्ति का लॉस ना हो। आपको सड़क पे जाते हुए 2000 का नोट मिल गया, और आप कह रहे हो कि यार कोई खड़ा भी नहीं है, किसको वापस करूं, अब क्या करें उसको, तो फिर आपने मान लो जेब में भी रख लिया, तो भाई वो किसी ना किसी का तो गिरा है, किसी का तो लॉस हुआ है। तो पैसा कैन नॉट कम टू यू अनटिल और अनलेस इट इज गिवन बाय द सेकंड, द पर्सन यू आर डीलिंग विद, और ही लॉस्ट इट। उसकी जेब से ही, सामने वाले की जेब से ही अपनी जेब में आना है। तो दूसरा घर तो हो गया अपनी जेब, अपना बैंक, और छठा घर सामने वाले का लॉस है। तो छठे घर का संबंध 11 से हो रहा है। इस चीज को समझ रहे हो? सामने वाले का तो लॉस हो रहा है और अपना फायदा हो रहा है, तो भाई क्या दिक्कत है वैद्य जी, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो छठा भी घर जो है फायदा करा देता है। एक और चीज समझिए, कई लोग कहते हैं यार छठा घर तरीके तरीके, अरे ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती। हर घर का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, किस संदर्भ में हम उसको देख रहे हैं। छठा घर शादी के लिए देखोगे तो कुछ और बोलने लगेगा, छठा घर मुकदमेबाजी के लिए देखोगे तो कुछ और बोलने लगेगा, छठा घर बीमारी कर्जे के लिए देखोगे तो कुछ और बोलने लगेगा। पर जब आप लाभ की बात करोगे तो वो बोलने लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर एक 8वां घर आ गया, इससे भी लोग डराते हैं। हर घर अच्छी चीजें भी देता है, बुरी चीजें भी देता है, पर व्यक्ति को क्या दे रहा है हमें तो उससे मतलब है। 8वां घर अचानक चीजें कराता है, अचानक, विदाउट एनी, मतलब अचानक एकदम से पता लगा। जैसे मैंने बात की थी, 15 रुपए का शेयर लिया, 150 का हो गया,
मैं एक्सट्रीम एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि हम चीजों को समझे, और ऐसा होता भी है मल्टी ब्लॉगर। तो ये 8वें घर का रोल हो जाता है, जो बड़ा तगड़ा छप्पर फाड़ के, जो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के दे दिया, राहु और 8वां घर देते हैं छप्पर फाड़ के। परंतु 8वां घर अचानक हैवी लॉस भी कराता है, किसी को लॉस करा रहा है, किसी को फायदा करा रहा है। तो कैसे फायदा कराएगा भाई? किसी की कुंडली में 8वें का संबंध अगर धन से हो रहा है, 11वें से हो रहा है, तो उसको तो अचानक लाभ करा रहा है, अब उसे क्या दिक्कत है? ओके। तो फॉर सम पीपल 8वां घर इज गुड, फॉर सम पीपल 8वां घर इज बैड। पर बद अच्छा और बदनाम बुरा, 6, 8, 12 बेचारे बदनाम है, क्योंकि छठा घर रोग रिपू और ऋण देता है, 8वां घर दुर्भाग्य देता है, लंबी बीमारी देता है, 12वां घर बेचारा विदेश भी भेजता है, विदेश से लाभ भी कराता है, परंतु क्योंकि ये हानि का ठप्पा लगा हुआ है, और इन्वेस्टमेंट भी कराता है। बिजनेसमैन का तो गुजारा है नहीं 12वें घर के बिना। तो अब हम सारे भाव की इंपॉर्टेंस हम समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, संबंध क्या बन रहे हैं, और जो घटना के लिए हम माउस को देख रहे हैं उसके लॉर्ड की पोजीशन क्या है। तो देखिए, अब दूसरे घर की हम बात करेंगे। दूसरे घर का लॉर्ड धन, 5वें घर का लॉर्ड स्पेकुलेशन शेयर मार्केट, और 11वें घर का लॉर्ड, ये तीनों अगर शुभ अवस्था में है तो एक ये पॉजिटिव फैक्टर हो गया। मतलब दूसरे घर का लॉर्ड अगर केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है तो आई विल से भैया अच्छी जगह बैठा है, शुभ है। दूसरी चीज देखने की जरूरत है, दूसरे घर का लॉर्ड अगर उच्च का होके बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण का होके बैठा है, तो और भी ज्यादा शुभ हो गया। ठीक है। और अगर शुभ ग्रह के साथ कंजंक्शन में बैठा है, शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, तो शुभता में और 4 चांद लग गए। सेम वे 5वें घर का भी लॉर्ड आप देख रहे हो भैया, केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, स्वय राशि में बैठा है, ओके, मूल त्रिकोण में बैठा है, केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड के साथ बैठा है, तो सब शुभ ही शुभ है। और 11वें घर का लॉर्ड भी आइसोलेटेड है, सिटिंग इन केंद्र त्रिकोण इन गुड पोजीशन। तो तीनों हाउस अगर अच्छे हैं तो कुंडली को आप कहोगे ये शेयर मार्केट के लिए अच्छी है। पर अच्छी से बहुत अच्छी कैसे होगी? जब ये जो हाउस मैंने लिखे हैं जहां जहां राइट पड़े हैं, अभी मैं यहाँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं बात करूंगा सिर्फ, अब हमको ये वाले हाउस देखने हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे घर की, बात करेंगे 5वें घर की स्पेकुलेशन की, बात करेंगे 11वें घर की, बात करेंगे 9वें घर की। सबसे पहले तो ये है, इसको भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मान सम्मान स्टेटस पोजीशन का है। और एक जुपिटर, ये सारे घर और जुपिटर का ही रोल है बस, और कोई रोल नहीं। एक होता है धन योग, अगर दूसरे घर का लॉर्ड, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, दूसरे घर का और 11वें घर का पीएसी हो रहा है, इसको कहते हैं पॉजिटिव आस्पेक्टेड और कंजंक्टेड। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते वो इसको ऐसे समझे, अगर दूसरे घर का और 11वें घर का रिलेशन एस्टाब्लिश्ड हो रहा है तो ये एक धन योग है, और बहुत पावरफुल धन योग है। ये जितना पावरफुल होकर बन रहा है उतना ही ज्यादा ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। दूसरा घर धन, 11वां घर लाभ, धन लाभ दोनों जुड़ गए, और क्या चाहिए। तो देखिए दूसरे घर का लॉर्ड 11वें घर में चला जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया योग बन गया, क्योंकि धन जो है लाभ में चला गया। या फिर 11वें घर का लॉर्ड 2 में चला जाए,
तो भी रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। यस और नो? और भी मजबूत रिलेशन कब बनेगा? दूसरे घर का लॉर्ड 11वें में बैठा है, 11वें घर का लॉर्ड दूसरे में बैठा है, ये एक्सचेंज कहलाता है। ये बहुत पावरफुल योग। ओके, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए 11वें घर का लॉर्ड कौन है इस जन्म पत्री में? सैटर्न। मान लो सैटर्न यहाँ बैठ गया। ओके, और यहाँ पर बैठ गया हमारा वीनस। तो क्या हो गया इस कुंडली में? लाभेश बैठ गया धन स्थान में और धनेश बैठ गया लाभ स्थान में, एक्सचेंज हो गया म्यूचुअल, वेरी वेरी पावरफुल योग। ये व्यक्ति बहुत धन कमाएगा, ये हमें पता लग गया। ओके, ये धन योग है। ये नेटल चार्ट में देखेंगे कि करंट ट्रांजिट? नेटल चार्ट से, नेटल पूरा नेटल, उस व्यक्ति का जो प्रारब्ध है वो नेटल चार्ट में छुपा हुआ है। जब व्यक्ति पैदा हुआ है उस टाइम जोडियक में जो प्लानेट की स्थिति, सारी जिंदगी उसकी उसी से गवर्न होगी। ट्रांजिट तो बताते हैं कि अब वो टाइम आ गया है आपको अच्छा बुरा रिजल्ट देने का। ओके, दशा भुक्ति अंतरा बताएगी कि इस पीरियड में आपको अपने अच्छे बुरे कर्मा का रिजल्ट मिलना है, और ट्रांजिट उसका बिल्कुल फिक्स टाइम पे उस रिजल्ट को डिलीवर करा देगी। आजकल कुछ ऐसी गलत प्रथा चल पड़ी है कि बिना प्रॉमिस को देखे लोग ट्रांजिट से बताते हैं, वो सर्वथा गलत है, उसमें मात खा जाओगे। ट्रांजिट को देखेंगे तो सही, पर उसकी कुंडली के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए ये बात हुई। दूसरा जो योग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो धन योग हुआ। भाई धन योग में तो पैसा वो किसी से भी कमा सकता है, यहाँ पे शेयर की तो बात हमने करी नहीं। यस और नो? ये तो धन योग है। अब क्या पता ये फैक्ट्री लगा के पैसा कमा ले, क्यों भाई? क्योंकि शेयर मार्केट तो आया ही नहीं बीच में। तो दूसरे घर का संबंध अगर 5वें से बन रहा है, ये भी बहुत शानदार योग है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति शेयर से धन आएगा उसके पास। तो क्या हो सकता है? दूसरे घर का लॉर्ड भाई दूसरे घर का लॉर्ड जाके बैठ गया 5वें घर में, या फिर 5वें घर का लॉर्ड जाके बैठ गया दूसरे घर में। तो क्या हुआ? ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई 5वें घर की और दूसरे घर की। मतलब धन और स्पेकुलेशन means he can earn money through the speculation. It becomes very, because the relationship is established. ये रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगर एक्सचेंज हो गया। दूसरे का लॉर्ड यहाँ के बैठ गया और 5वें का इधर चला गया। मतलब वीनस तो आ गया इधर, और सन आ गया इधर। तो क्या रहा? दूसरे और 5वें का एक्सचेंज हो गया। ओके, ये हम लोग समझ रहे हैं ना? ये तो एक तरह की रिलेशनशिप है। और कैसे रिलेशनशिप बनेगी? अगर सन, मैं कहता हूं यहाँ आके बैठ गया और वीनस यहाँ आके बैठ गया इस घर में, तो हम बोलेंगे कि भैया दूसरे घर का लॉर्ड वीनस बैठा है 4थे घर में, 5वें घर का लॉर्ड सूर्य बैठा है 10वें घर में, और यहाँ बैठ के ये क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं 7वें। सूर्य वीनस को देख रहा है, वीनस सूर्य को देख रहा है। धन स्थान स्पेकुलेशन को देख रहा है, स्पेकुलेशन धन को दिख रहा है। ये भी संबंध बन गया। और संबंध कहाँ पे बना? केंद्र में। संबंध बना केंद्र में। ये भी बहुत शुभ रिलेशन बन गया।
और फिर मैं एक और चीज कह देता हूं, मैं इन सबको गायब कर देता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो 5वें घर का जो वीनस है, ये भाई 11वें घर में बैठा है। देखिए दूसरे घर का वीनस जैसे ही 11वें में बैठा, तो एक बात तो ये हुई कि धनेश का और 11वें का संबंध बन गया। यस और नो? ये वाला संबंध बन गया ना एवरीबॉडी? यस सर। और दूसरा पवन जी, वीनस ने देख दिया स्पेकुलेशन को। तो दूसरे घर का स्वामी धन बैठा हुआ है लाभ में, और लाभ के घर में बैठ के किसको देख रहा है? स्पेकुलेशन को। तो हमारी जो रिलेशनशिप बन गई वो क्या बन गई? हमारी रिलेशनशिप बन गई 2, 11 और 5 की, मतलब बहुत ही शानदार रिलेशनशिप बन गई है। तो यस और नो? धन भी जुड़ गया, गेन भी जुड़ गया, और भैया स्पेकुलेशन भी जुड़ गए। यू गेटिंग मी? अब एक और चीज देखिए, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना ही आप समझिए। देखिए शेयर में तो हो सकता है एक बंदे ने 20 लाख कमा लिए, एक बंदे ने 50 कमा लिए। अभी एक बंदे से मैंने बात की थी एस्ट्रोलॉजी में, उसने 1400 करोड़ रुपए कमाए शेयर मार्केट में। फिर कहता है पिछले 4 महीने में 900 करोड़ रुपए मेरे डूब गए। तो एक तो वो मैग्नीट्यूड है, एक ये मैग्नीट्यूड है कि 10 लाख कमाए 5 लाख गवाए, एक मैग्नीट्यूड है कि 1400 करोड़ कमाए 900 करोड़ गवाए। तो जितने ज्यादा योग लाभ के बनेंगे, जितने स्ट्रांग बनेंगे, उतने ही लेवल पे वो जाता चला जाएगा। तो अब देखिए हमने देखा कि कैसे 2, 11, 5 की वो बन गई। अब इसी में मैं ये कह दूं कि 11वें घर का लॉर्ड सैटर्न को मैं कहता हूं सेम जन्म पत्री के अंदर, आई एम सेइंग कि भाई सैटर्न यहाँ बैठा। 11वें घर का लॉर्ड सैटर्न के यहाँ बैठते ही ये बंदा 50 लाख कमा रहा था, ये बंदा जो है 5 करोड़ पे पहुंच गया। या मतलब इसको अगर क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो बहुत जबरदस्त योग बन गया। क्यों? लाभेश चला गया भाग्येश में, और भाग्येश में बैठ के लाभ स्थान को देख रहा है, जो लाभ स्थान को देख रहा है। और लाभ स्थान का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न भाग्य स्थान में बैठ के अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जब कोई घर, कोई प्लैनेट अपने ही ऐसे हाउस को देखे जिसका वो लॉर्ड है, तो उसकी शुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे क्योंकि 11वें घर में कुंभ राशि पड़ रही है, और कुंभ राशि का जो लॉर्ड है वो शनि है, और शनि स्वयं देख रहा है अपने घर को, तो उसके लाभ स्थान की शुभता मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। और यही बात खत्म नहीं होती है, ये 11वें घर में बैठे धनेश को भी देख रहा है, वीनस को भी। लाभेश की दृष्टि धनेश पे पड़ गई, और ज्यादा पावरफुल बॉन्डिंग होगी, हुई भी 9वें घर से। अब यहां से बैठ के सैटर्न सातवीं दृष्टि से, चलिए उसको तो नहीं देखेगा, चलिए तीसरी दृष्टि से इसी को देख रहा है बस। ओके, तो ये भी बन गया। तो इस तरीके से हम संबंधों की बात कर रहे हैं। इसके अंदर एक और फैक्टर आ जाता है जो इनकी शुभताओं को मल्टीपल टाइम बढ़ा देता है। और जितने भी आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर की जन्म पत्री देखोगे, बड़े बड़े इनके ऐसे लोगों की जिन्होंने शेयर से बहुत पैसा कमाया है, जुपिटर का रोल बहुत बड़ा आ जाता है। धन का नेचुरल सिग्निफिकेटर जुपिटर है। दूसरा घर धन का होता है, 5वां घर
वैसे तो संतान का होता है, पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में शेयर का है, और 11वां घर लाभ का है। इन तीनों घरों का जो कारक प्लानेट है, कारक है, वो बृहस्पति है। जहां धन आएगा बृहस्पति, धन का ये भी 11 में, यहाँ संतानदायक भी, वैसे तो संतानदायक है इसलिए 5वें घर का कारक बृहस्पति को माना जाता है, परंतु हम शेयर की बात कर रहे हैं तो 5वें घर का वो कारक तो बन ही गया ना जुपिटर, चाहे संतान की वजह से बना हो, पर वो जब 5वें घर का कारक है तो वो धन देने को, धन भी तो देगा ना स्पेकुलेशन के माध्यम से। और 11वां घर है, 11वां घर तो धन से जुड़ा हुआ है ही, धन। तो तीनों घरों का कारक जुपिटर है। अगर किसी भी तरीके से जुपिटर का आशीर्वाद दूसरे घर को, अगर जुपिटर का आशीर्वाद सेकंड हाउस या उसके लॉर्ड, किसी को भी, या तो दूसरे घर को देख रहा हो, या दूसरे घर के लॉर्ड को देख रहा हो, या दूसरे घर के लॉर्ड के साथ कंजंक्शन होकर बैठा हो, या दूसरे घर के लॉर्ड को आस्पेक्ट कर रहा हो, इसका मतलब उसका संबंध बन गया दूसरे घर से, और दूसरे घर का तो कारक प्लैनेट जुपिटर है ही। ओके, तो उसकी शुभता मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है। या 5th हाउस या 5th लॉर्ड, मतलब क्या रहा कि जुपिटर या तो 5वें घर को देखे, या 5वें लॉर्ड को देखे, या 5वें के लॉर्ड के साथ बैठे, या आस्पेक्ट करे, कुछ भी करे, बस संबंध बना ले 5वें घर से। सेम वे इफ इट इज मेकिंग रिलेशन विद 11th हाउस एंड और इट्स लॉर्ड, तो शुभता मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगी। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस कुंडली में सैटर्न तो देख ही रहा है 11वें घर को। अब अगर मैं ये कह देता हूं कि जुपिटर यहां बैठा है, जुपिटर यहां बैठते 5वीं दृष्टि से 11 घर को देख गया, और सैटर्न उसका लॉर्ड होके देख रहा है 11वें घर को, जुपिटर उसका कारक प्लैनेट नैसर्गिक सिग्निफिकेटर होके देख रहा है 11वें घर को, तो उसकी लाभ की जो शुभता है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। एंड नॉट ओनली दैट, जुपिटर ने वीनस पे भी दृष्टि डाल दी, जो कि धन स्थान का भी स्वामी है। ओके, तो जुपिटर किसी भी तरीके से अगर दूसरे 5वें और 11वें घर से जुड़ गया तो समझ लीजिए वो बहुत पैसा कमाने वाला है, और 5वें घर से जुड़ गया दूसरे से तो फिर तो मतलब जवाब ही नहीं है। तो हम ये समझ गए ना, ये ही है सारा खेल। इसको आप किताबों में पढ़ोगे तो इतनी तरीके से घुमा घुमा के देंगे कि हमें लगेगा कि इतने सारे डिक्टम्स हैं, कुछ भी नहीं है। वी शुड अंडरस्टैंड if the house number 2, house number 5, house number 9, house number 10, house number 11, इसका कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपस में जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहे हैं और जितने ज्यादा प्लैनेट उसमें इंक्लूड हो रहे हैं और जुपिटर का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो समझ लो भैया वो पैदा शेयर में पैसा कमाने के लिए हुआ है। ठीक है, कुछ और टिपिकल कॉम्बिनेशन है, छठे घर का लॉर्ड अगर 11वें में बैठ जाए 11वें घर के लॉर्ड के साथ, तो भी बहुत पैसा कमाता है व्यक्ति। ओके, अब हम करेंगे लॉस की बात। कौन से लोग पैसा नहीं कमाते? देखिए, जब लॉस की बात करेंगे तो 11 की जगह 12वें घर दिमाग में आएगा, क्योंकि 12वां घर लॉस और हानि का है। 5वें घर का संबंध 12वें घर से बन रहा है, धन स्थान का संबंध 12वें घर से बन रहा है, तो समझ लो धन कमाना बहुत मुश्किल है। छठे घर का लॉर्ड 11वें लॉर्ड के साथ 11 में बैठ के 12 में बैठ गया तो उल्टा हो जाएगा,
बहुत पैसा कमाएगा। 12वें का लॉर्ड अगर दूसरे में चला गया, ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है। 12 का लॉर्ड हानि जाके बैठ गई धन में, हानि लॉस धन में, बहुत धन लॉस करेगा। 5वें घर का बैठ गया जाके 12वें घर में, या 5वें घर का लॉर्ड 12वें घर के लॉर्ड के साथ बैठ गया एक साथ, या 5वें घर का लॉर्ड 12वें घर के लॉर्ड को आस्पेक्ट दे रहा है, या दोनों साथ बैठे हैं, या त्रिक स्थान में चले गए, या जैसे दूसरे घर का लॉर्ड हमारा चला गया त्रिक स्थान में चला गया, डेबिलेटेड हो गया, और और उसके में 12 का भी इन्फ्लुएंस आ गया। ओके, तो ये सब लॉसेस गए हैं। अगर 12वां घर पिक्चर में आ रहा है और 8वां घर भी लॉस कराता है, प्रॉफिट तो ये जब ही कराएगा अगर इसका संबंध 2 और 11 से हो रहा है, तो ही अचानक। अदरवाइज 8वां घर सामने वाले का बैंक बैलेंस है, 8वां घर सामने वाले की पॉकेट है, दूसरा घर नेटिव की पॉकेट है क्योंकि नेटिव के घर से दूसरा है, 8वां घर सामने वाले की से दूसरा है, ये दूसरे की पॉकेट में। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसको आप समझने की कोशिश करिए। 6ठा घर सामने का लॉस है, उसका लॉस अपने यहाँ पे आया, डेबिट क्रेडिट। ओके, यहाँ से पैसा निकल के इधर आ रहा है, लॉस यहाँ से हो रहा है। सामने वाले का ये 12वां घर है, यहाँ से लॉस हुआ, पैसा दूसरे घर में आ गया नेटिव के। यहाँ पे उल्टा हो जाता है अगर एरो ऐसे बन रहा है, मतलब 5वें का संबंध 8 और 12 से हो गया, ये लॉस हो रहा है। और जो लॉस होगा तो क्या होगा, अपना लॉस किसी की जेब में जाएगा ना, तो 12वें का लॉस 8वें में जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति लॉस कमाता है। अभी हमने बात करी, अब किसी की कुंडली में 5वें घर का संबंध 12 और 8 से बन गया और उसकी दशा चल पड़ी है ऐसी जो 8 और 12 की है। ओके, वो पैसे लगाएगा तो डूब जाएगा, परंतु यही व्यक्ति दूसरों से इन्वेस्ट कराएगा तो पैसा कमा लेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का भी है। इसने क्या करा, दूसरों, देखिए खुद करेगा तो ये लॉस है, इस चीज को समझिए बहुत। 12वां घर इन्वेस्टमेंट भी है, लॉस भी है। इन्वेस्टमेंट के लिए 12-8 बहुत अच्छा है, पैसा कहीं इन्वेस्ट करवा रहे हो बहुत अच्छा है। ओके, दूसरों का आपने लगवा दिया दूसरे की पॉकेट में, तो आपने क्या है, इसको एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, हानि को अपने इन्वेस्टमेंट में बदल दिया, और वो इन्वेस्टमेंट से जो है उसको लाभ होगा। ओके, तो 8-12 की दशा अगर चलती है तो ऐसे में जनरली अगर दूसरों को सलाह दें तो लाभ होता है, खुद करेंगे तो हानि होती है। अभी जो हमने इतने सारे सिद्धांत पढ़े, इसको हम अब किसी बड़ी बड़ी कुंडलियों में लगाएंगे, जरा देखते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स उस पर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। सबसे पहले हम राकेश झुनझुनवाला जी है, उन्हीं की जन्मपत्री देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये समझ में आया कि? यस सर। यस सर। जी सर। देखिए आप अपनी पत्री पे भी देखोगे, कहीं पे देखोगे, देन यू विल सी कि कैसे काम करते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इस वक्त हाँ, के बाद में पूछ लूँ? हाँ पूछ लीजिए। सर जैसे ये मैंने योग देखा है किसी का, जैसे 2nd, 5th, 9th इन तीनों का लॉर्ड 11th में बैठे हैं मिलके। 2nd, 5th, 9th 11th में बैठे हैं, 11th में बैठे हैं। सुनने में तो वैद्य जी बड़ा अच्छा लग रहा है। सर मेरा ही है, मेरा हाँ। 2nd का लॉर्ड, 5th का लॉर्ड, 9th का लॉर्ड वीनस और सैटर्न 11th में बैठे हैं, पर बैठे वो मून की राशि में 4 नंबर में, तो उससे भी इफेक्ट पड़ते हैं वीनस और सैटर्न? सब चीजों का असर आता है। तो शेयर में पैसा खर्च करते हो? सर मैं म्यूचुअल फंड में लगाती हूँ। चलिए आपकी कुंडली भी देखेंगे।
मौका मिलता है तो। हाँ जी सर, क्योंकि मेरे ये चारों इकट्ठे बैठे हैं चलिए चलिए, अच्छी और बात है। वही छठे हाउस का भी लॉर्ड है सर, और जुपिटर 6 हाउस पे देखिए लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है, सारा बहुत मीठी खीर बनाई है, सब कुछ मीठा लग रहा है, उसमें कहीं से भी एक कड़वा कोई बिटर मिल गई तो सारा गड़बड़ हो जाता है। अगर ये आपका जो बता रहा है सब कुछ ऐसा ऐसा है, रोजी है, देन इट इज वेरी गुड। पर इसमें कहीं से 12 का तड़का नहीं है कई सर। बार एक ही चीज खराब कर देती है, कई बार नहीं भी करती है, इन्वेस्टर जो होते हैं। चलिए अब हम हाँ चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। आपका जो योग है ये बहुत अच्छा योग है। हाँ जी सर, 12 का तो कहीं से भी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है सर। चलिए मैं चार्ट खोलता हूँ। हाँ, देखिए ट्रांजिट भी समझ लीजिए। जो प्लानेट ट्रांजिट करता है, जिस नक्षत्र से निकलता हुआ जाता है, देखिए चंद्रमा बताइए, चंद्रमा एक राशि में कितने दिन रहता है? सवा 2 सर दिन। 2.25 दिन। और एक नक्षत्र में? एक दिन। दिन। तो जिस दिन चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा हो और ऐसे नक्षत्र से निकल रहा हो जिसका स्वामी दूसरे और 11वें घर से संबंध बना रहा है, वो अच्छा रहता है लाभ कमाने के लिए। और 8-12 से निकल रहा है तो उस दिन बेचाबाची करेंगे, खरीदेंगे तो लॉस हो जाता है। ऐसे ही जब जब 5-11-2 इन इन हाउसेस के काररेश की दशा चल रही है तो पैसा कमाते हैं लोग। और उसकी दशा 8-12 की चल रही है तो भैया वो अपने हाथ जलाता रहेगा, कितना भी होशियार हो, कितनी भी उसने स्टडी कर ली हो, टेक्निकल एनालिसिस पूरी कर ली हो, एस्ट्रोलॉजी भी लगा दी हो, नुकसान थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा पर 8-12 की प्रारब्ध से तो बचेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हर चीज तो हर एक के हाथ में होती नहीं है। उसने बेचारे ने कैलकुलेट करके लिया अच्छा सा शेयर, कंपनी में पता लगा कुछ ऐसी चीज निकल के आ गई, कंपनी ने कोई ऐसी, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो है एडवर्स थी उसके, और एकदम से डिक्लाइन हो गया, धड़ाम हो गया शेयर। कोई अफवाह किसी ने गलत फैला दी। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुंडली खोलते हैं कुछ लोगों। सर आप इसमें केपी के रूल्स भी बताएंगे कुछ? वैदिक, ओके। देखो वैदिक केपी में इतना फर्क नहीं है, वैदिक समझ गए तो केपी समझ गए, इसी को ट्रांसफॉर्म कर लो। भाई मैंने आपसे क्या कहा, सेकंड का लॉर्ड 11 में एक्सचेंज कर रहा है तो मैंने आपसे कहा धन बन गया, ये सुन लो। यस या सर। इसको आप केपी में ऐसे पढ़ लीजिए, अगर सेकंड हाउस का सब लॉर्ड 11 हाउस को सिग्निफाई कर रहा है हाँ जी। और 11th का सब लॉर्ड सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो ये एक्सचेंज के इक्विवेलेंट हो गया, ये सुन लो। बिल्कुल ठीक है। तो कोई कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। तो सर मेनली केपी में क्या देखेंगे? 5th हाउस का सब लॉर्ड? फिफ्थ 5th हाउस हाउस का का। सब लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड, यस। ठीक फिफ्थ है। हाउस का सब लॉर्ड अगर 2 और 11 दे रहा हो, सेकंड का सब लॉर्ड 5-11 दे रहा हो, ओके, हाँ जी हाँ जी। ये सारे सब लॉर्ड एक दूसरे को सिग्निफाई कर रहे हो। और 6 8 12 ना दे रहा हो? 6-8-12 दे रहा हो तो वो विद राइडर है, फिर छठे का सब लॉर्ड 11 से कनेक्ट होना चाहिए, 12 ओके। से अगर हो गया तो नुकसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये क्या खुल गया, हाँ ठीक है, चलिए लेट अस ओपन। अच्छा, ये किसकी जन्मपत्री देख रहे हैं हम लोग? राकेश झुनझुन वाला सर। झुनझुन वाला। है ना, तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, शेर में उन्होंने कितना तहलका मचाया था। अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर। पर जरा आप इनकी कुंडली देखिए,
और मुझे बताइए जो मैंने रूल बताए हैं इसमें कितने लग रहे हैं और कितने सारे लग रहे हैं, क्यों ये आदमी इतना ज्यादा पैसे कमाता चला गया शेयर की दुनिया में, ऐसी क्या खास बात होगी इस जनपत्री के अंदर, जरा हम इसको समझने की कोशिश करें। देखिए मैंने सबसे पहले कहा कि 5वां घर और जुपिटर को देखिए, धन सबसे पहले, दूसरा घर, 5वां घर, 11वें घर की पोजीशन देखिए, उनका रिलेशनशिप देखिए, बाद में अगर उस पर 9वें और 10वें घर भी जुड़ गए फिर तो सोने में सुहागा हो गया, उस पर लगन भी जुड़ गया तो और सोने में सुहागा हो गया। तो 1 2 5 9 10 11, ये जितनी इसकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी उतना ही ज्यादा आदमी प्रख्यात होता चला जाएगा, और जुपिटर का तड़का लग गया फिर तो वो राकेश झुंझुनवाला बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक एक करके देखिए, धन स्थान की क्या पोजीशन है, दूसरे घर का लॉर्ड कौन है? वीनस सर, 10वें घर में बैठा है। देखिए दूसरे घर का लॉर्ड वीनस है, कहाँ पहुंच गया? 10th हाउस। 10th हाउस में पहुंच गया, तो मतलब केंद्र में पहुंच गया। यस सर। और केंद्र में पहुंच गया, मान सम्मान है ना, तो एक पॉजिटिव फैक्टर हो गया, केंद्र में बैठा है। और ये जो है 9th का भी लॉर्ड है, वीनस जो है दूसरे का जो लॉर्ड है, धन स्थान का लॉर्ड, क्या वो 9th हाउस का लॉर्ड नहीं है, भाग्य स्थान का? यस सर। तो ये भी तो आ गया इसमें। और एक चीज और सुनिए, जब केंद्र और त्रिकोण की रिलेशनशिप बनती है ये राजयोग होता है। 1 4 7 10 के लॉर्ड की रिलेशनशिप अगर 1 5 9 के लॉर्ड से बन जाए, उसके बारे में तो किताबों में इतना गुणगान दिया देता है कि भैया ये राजयोग है, ये राज करने के लिए पैदा हुआ है। तो राज करने वाले वो ही नहीं होते जो देश को चला रहे हैं, तो शेयर की दुनिया पे तो इसने राज करा या नहीं करा। तो ये राजयोग है, प्रबल राजयोग है कि 9वें घर का लॉर्ड विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का संबंध कहते हैं, विष्णु स्थान लक्ष्मी स्थान का संबंध बन गया, सूर्य देवता साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, एक तो ये योग हो गया। अब हम 5वें घर की तो पिक्चर में आना चाहिए, पैसा तो किससे कमाएगा, तो कौन है लॉर्ड इसका? सैटर्न है। सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए। अब देखिए खूबसूरती वाली बात, और जुपिटर के साथ 5वें घर का जो लॉर्ड है सीधे जुपिटर के साथ बैठे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गई। पंचमेश धनेश, पंचमेश बृहस्पति के साथ बैठा है, संबंध बन गया ना बहुत स्ट्रॉन्ग, पीएससी। और ये दोनों बैठ के किसको देख रहे हैं भाई? धन को देख रहे हैं सर, 2nd हाउस के लॉर्ड को। पंचमेश का लॉर्ड धन के मालिक के साथ, धन कारक प्लानेट के साथ, पंचमेश का प्लानेट धनेश को देख रहा है। नेचुरल धन देने वाला जुपिटर, कुंडली में जो उसको धन देने वाला वीनस है उसको देख रहा है। जुपिटर और वीनस की भी जो रिलेशनशिप होती है इसके बारे में भी हमारी किताबों में बहुत गुणगान रहता है, जो लोग वैदिक पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे। वीनस है अट्रैक्शन, वीनस है वैभव, जुपिटर है विजडम धन। अरे भैया दोनों मिल गए आपस में, तो जुपिटर नेचुरल धन का कारक, कुंडली के धन देने वाले वीनस कुंडली के भाग्य स्थान को देख रहा है। तो सर इनका संबंध 12वें घर से भी बन रहा है, तो इन्होंने पैसा गंवाया भी होगा। हाँ कुछ गया हो गया, पर देखिए इन लोगों के जो संबंध बनते हैं, जो नुकसान होता है वो तब 3-4 नेगेटिव फैक्टर होते हैं। इसमें आप देख रहे हो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत तो नेगेटिव हर कुंडली में आएगा ही। ठीक है, फिर ये भी डिपेंड करा है उनकी दशा चली है नहीं चली है। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, अभी एक सेकंड में तो सारा इसकी कुंडली की विवेचना कर लें, अपना क्वेश्चन रोक लीजिए, मैं बाद में जरूर से लूंगा। ठीक। फिर आप क्योंकि फिर हम स्किप हो जाएंगी जो अभी मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं। सैटर्न देखिए इसको लग्न को भी देख रहा है,
चलिए अच्छी बात है। और जुपिटर जो है किसको देख रहा है? 5 को देख रहा है, 7 को देख रहा है, और अपना 9 को। चलिए इतना हो गया काम। और क्या क्या हो रहा है इस कुंडली में? देखिए एक और चीज देखिए, मैंने आपको क्या कहा, 8वें घर का लॉर्ड, अगर 8वें घर का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। मार्स अपना अपनी राशि में बैठा है। राइट सर। और और जुपिटर देख रहा है। नहीं, पहले तो मार्स को देखो ना, मार्स 11वें घर को देख रहा है ना। ठीक। तो हाँ जी सर। तो अचानक छप्पर फाड़ के जो पैसा मिलने आए, देखिए 8वां घर तो बहुत अचानक नुकसान भी कर सकता है, फायदा भी कर सकता है। पर 8वें घर का संबंध लाभ से हो रहा है या हानि से? लाभ से। देखिए ये वाला संबंध अगर ऐसे हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। पर यह अचानक धन लाभ या धन का संबंध हो गया यहाँ से। ओके। और इसका संबंध यहाँ भी तो हो गया धन से। राइट सर। तो इसको छप्पर फाड़ फाड़ के अचानक धन मिलेगा, इनहेरिटेंस से भी मिलेगा। तो अपने पिताजी से भी धन मिला था इसको। इसके पिताजी भी तो इनकम टैक्स में बहुत बड़े ऑफिसर थे। पैडर रोड पे मकान तो इसको विरासत में मिल गया था। यस और नो? डू यू नो दैट? यस सर। तो ये तो विरासत में ही बहुत अमीर आदमी था, और फिर इसने पैसे भी खूब कमाए। और देखिए देख कौन रहा है? मार्स, मंगल। धरती पुत्र। ओके। और ये, चलिए, तो ये भी हम सारे योग देख रहे हैं ना। तो कितने पावरफुल योग इसमें बन गए। और आप देखिए जुपिटर, जुपिटर अपने ही घर में विराजमान है, मार्स अपने ही घर में विराजमान है। ठीक है। तो इतने सारे हमारे योग इसके अंदर आ रहे हैं। कैन यू सी दैट? और आप ये और देखिए, दुनिया भर के योग भरे पड़े हैं। तीसरे घर का जो लॉर्ड है वो 11वें में चला गया। 10, जैसे कि 9वां और 10वें घर की रिलेशनशिप राजयोग कारक होती है। जिसकी कुंडली में 10वें का संबंध 11वें से होता है, उसकी भी मान सम्मान स्टेटस बहुत हाई होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसको बहुत कम एफर्ट में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? तो यस आप मरकुरी के रूप में आप देखिए, लग्नेश भी लाभ स्थान में जाके बैठा है। लग्नेश भी लाभेश में बैठा है। ओके। और ये दशमेश भी लाभेश में बैठा है। अरे तो मेरे भाई ये देखिए ना, दूसरा घर, 10वें घर का लॉर्ड, 8वें घर का लॉर्ड लग्नेश, अरे सारे तो इसको लाभ देने में लगे हुए हैं मेरे भाई। क्यों प्रफुल्ल जी? हाँ सर। अरे सारे तीर कमान 11वें घर में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती जा रही है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लग्नेश की दूसरे घर की, 5वें घर की, 9वें घर की, 10वें घर की, 11वें घर की आपस में जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जितने ज्यादा हाउसेस के लॉर्ड इन्वॉल्व होंगे, केंद्र त्रिकोण में होंगे, उतना ही शानदार होता चला जाएगा। इसकी कुंडली में तो धनेश, लाभेश, पंचमेश, सारे के सारे शानदार युति बनाए हुए बैठे हैं। ये तो पैदा ही राजयोग, 9वां 10वें में चला गया, 10वां 11वें में चला गया। तो मतलब ये तो एक्सट्रीम कुंडली है। तो इसने एक्सट्रीम पे ही पैसा कमाया। सर क्या इनको वीनस सन और वीनस राहु में लॉस हुआ होगा? नहीं, नॉट नेसेसरीली, उसको भी देख लेंगे। देखिए 5वां घर इन्वेस्टमेंट का भी कारक हो जाता है। अब इसकी कुंडली में जैसे 8वां घर है, ये तो वैसे ही लाभ से जुड़ गया, और 11 से तो अचानक कमाते रहिए। 12वां घर जो इन्होंने पैसा भी तो बहुत इन्वेस्ट किया है ना दीपा जी। अच्छा, वो सर अब हाँ। ऐसे कैसे पता लगाएंगे इस चीज को ना, फिर कैसे कंफर्म करेंगे कि तो देखिए इनका, लॉस देगा कि ना ये ना, सुनिए प्रॉफिट? सुनिए, इनका जो, इसमें भी आप यही देखिए, इनका जो ये इन्वेस्टमेंट है वो धनेश के साथ जुड़ा हुआ है और भाग्येश के साथ जुड़ा हुआ है।
और उसको पंचमेश देख रहा है, तो ठीक उनका है, पर सर वो इनका जितना इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जा रहा है? देखिए शेयर में जा रहा है ना सारा इन्वेस्टमेंट, और लाभ से जुड़ रहा है, और इसका जो डिस्पोजिटर है वो चला गया यहाँ पे। तो जो भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनका शेयर में हुआ सब, और 8वां घर सब इनको धन देते रहे। भाई सर इतने वैसे भी करोड़ों अगर रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए तो बिना पैसे खर्च करे थोड़ी कमाए, तो 12वां घर तो चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता अगर 12वां घर का रूल नहीं है उसमें। बस फर्क सर कितना है, 12वां घर क्या रिलेशनशिप लाभ स्थान से बना रहा है, वो सर जरूरी है। ज्यादा करके इसमें बस एक ये चीज जो कंफर्म हो रही है पॉजिटिवली कि नवांश कुंडली में भी वीनस जुपिटर सेकंड हाउस में आ गए और सैटर्न एक्सॉल्टेड हो गया। वहां तो मैं अभी गया ही नहीं हूँ। देखिए अभी तो देखिए दीपा जी, अभी इसकी डीप डिगिंग करूंगा तो मैं हिंदू लगन भी बना सकता हूँ, पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ। ओके, यस सर, यस बहुत सर। सारी चीजें कर सकते हैं, पर सर वैसे भी अगर लॉस सुन, वैसे भी एज ए इन्वेस्टर, देखिए हम दीपा जी, वी आर हाँ जी नॉट इन सर। द डीप एस्ट्रोलॉजी क्लास, वी आर इन द वी आर जस्ट टू वांट टू हैव अ नॉलेज सो दैट वी नो कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं शेयर वाले, उनको अपनी कुंडली का पता लग जाए। दूसरा, कल को आपसे कोई ज्योतिष की सलाह लेने आएगा कि मैं भैया इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो दीपा जी वो आपसे ये भी कहेगा कि सर ये बताइए मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो वो ये करेगा, जब बाद में पूछेगा कि इंट्राडे में कल इंट्राडे में बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी नीचे, उससे पहले तो कहेगा कि मेरी कुंडली देख के बताइए मेरी कैसी है। तो इसलिए ये वाली नॉलेज जरूरी है, इसलिए ये नॉलेज मैं सबको दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, बस लेकिन वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो ये तो आप चीजें सही भी है, वो हाँ वो आपकी बात लॉस भी इसलिए दे सही रही है है। क्योंकि दीपा जी हाँ आप खुद बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हो, तो आप इस चीज को और आगे बढ़ा सकती हो। बिल्कुल ठीक है, आपकी जो निगाह नवमांश पे पड़ी है, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस करी है। पर जिन लोगों को इतनी डीप एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो सिर्फ इतने से भी करेंगे दीपा जी, तो उनका काम बढ़िया हो जाएगा ना। बिल्कुल सर, और इसमें वही सन वाला भी देखे तो सन के अलावा अगर हमें जो लॉस देता हुआ दिख रहा है राहु, वो भी वीनस के नक्षत्र में आ गया तो सपोर्ट ही मिल गया उसको। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात आपने पकड़ ली है। जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र का स्वामी किन घरों से संबंध बना रहा है, वो नक्षत्र का स्वामी अगर 8-12 से संबंध बनाता ना तो पैसा डूब जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो एवरीथिंग इज पॉइंटिंग, सारे तीर कमान 11वें घर की तरफ मुड़ रहे थे सारे तीर कमान। ओके, तो इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर एक क्वेश्चन था, पवन बात कर रहा हूँ। बताइए। एक कुंडली और लूंगा मैं किसकी, जेपी मॉर्गन की, क्योंकि ये 2 ग्रेट हैं। उसके बाद में आप लोगों में से किसी की कुंडली लूंगा। जी सर। तो हाँ जी सर, बस एक क्वेश्चन ऐसा था कि सर यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं जुपिटर सैटर्न है, मर्क्यूरी ये रेट्रोग्रेड है, तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया होगा सर कुंडली में? नथिंग डूइंग। ये चीजों को कुछ डिले कर देते हैं पर रिजल्ट पूरा देंगे। रेट्रो प्लैनेट रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं बट दे विल गिव रिजल्ट। अच्छा, यू डोंट हैव टू, नेटल चार्ट में कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रो है, जी सर, यू जस्ट ट्रीट इट लाइक ए नॉर्मल प्लैनेट, क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन मच जाएगा जब रेट्रो में आप जाओगे। कोई भाई साहब कह देंगे जी ये तो उल्टे देखते हैं, है हाँ, ना? मेरा कंसर्न एक्चुअली वही था, बट ठीक है सर, फाइन। वो हम देखिए, मैं आपको बताऊं एस्ट्रोलॉजर फेल क्यों होते हैं। जितना ज्यादा होशियारी झाड़ते हैं उतनी फेल होते हैं। बराबर है सर आपकी बात, ठीक है। जो भैया ऋषि पाराशर ने लिख दिया, फलदीपिका ने लिख दिया, वारामीन ने लिख दिया, बस वो ही है। मैं तो उसके आगे नहीं मानता हूँ किसी को। नहीं ठीक है सर, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे रेट्रोग्रेड है तो उसका कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपनी कुंडली में भी ऐसा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है उसका, मतलब ऐसा समझ सकते हैं ना सर? बिल्कुल ठीक करे। ऐसे कितने महानुभाव हैं। अरे आपके सामने जो कुंडली खुली हुई है, ये कम महान आदमी है, मुझे आप बताइए। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं काउंटर करने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए। नहीं मैं समझा, हाँ, मतलब सुनिए, ये सामने जो कुंडली खुली है कितने महान आदमी की खुली है। बराबर सर, ठीक है। शेर की दुनिया का अमिताभ बच्चन,
बादशाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी कुंडली में तो देख लीजिए, जुपिटर भी रेट्रो है, सैटर्न भी रेट्रो है, मरकरी भी रेट्रो है। जी बिल्कुल। तो क्या सैटर्न ने पूरा रिजल्ट शेयर में, इसका पंचमेश ही रेट्रो है। हाँ वही मेरा क्वेश्चन था सर कि वो पंचमेश जुपिटर उसका रेट्रो धन है। स्थान कमाने वाला ही जुपिटर रेट्रो है। हम्म। मरकुरी सारे बिजनेस की जड़ मरकुरी है, वो भी इवन रेट्रो है। लग्नेश ही रेट्रो है, इस कुंडली को देखे तो लग्नेश ही रेट्रो है, ऐसा बोल सकते हैं ना सर? चलो लग्नेश तो एफर्ट है, पर मैं कह रहा हूँ मरकुरी तो सारे कमर्शियल का, बिजनेस का लॉर्ड मरकुरी है। तीनों प्लानेट रेट्रो हैं। बिल्कुल। क्या इसको रिजल्ट नहीं मिले? तो मैं तो अभी और प्रूव कर दिया आपको। तो जब लोग रायता फैलाते हैं फिर कुछ हाथ नहीं आता। जी सर ठीक। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितने एस्ट्रोलॉजर फेल होते हैं वो ज्यादा स्मार्ट बन के होते हैं। they make the thing so complicated, फिर they get themselves entangled into it and they don't get any result। कहेंगे कि भैया ये उल्टा देख रहा है, वो सीधा देख रहा है, वो ऐसे देख रहा है। नहीं मेरा कंसर्न भी सर वही था कि अभी जैसे अगर अपनी कुंडली में भी अगर ये रेट्रो है तो फिर उसको मतलब कैसे जज करना है? ठीक है, मतलब उसको अपन कोई सीधे नहीं, पकड़ वो के चलेंगे। पंचमेश है, रेट्रो है भैया, वो रिजल्ट देगा। ठीक 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 है सर। बस उसकी तीव्रता कम ज्यादा हो जाएगी। जब रेट्रो ट्रांजिट में भी रेट्रो होगा तो वो और थोड़ा तीव्र हो जाता है, पर जी उसके सर। हमें चक्कर में क्या पड़ना। अरे भैया वो 1 महीने में जो प्रॉफिट कमाना था 2 महीने में कमा लिया, क्या दिक्कत है? नहीं ठीक रिजल्ट है तो सर, देगा ठीक ना, रिजल्ट तो ठीक देगा ना। ठीक है सर। जितने भी दुनिया के महान आदमियों की जन्मपत्री उठा लीजिए, प्लानेट रेट्रो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ओवर हाइप करा हुआ है चीजों को, मैं ये बता रहा हूँ। जी जी क्लियर हुआ सिंपल सर, कुंडली क्लियर हो गया। देखिए, बस सिंपल देखिए। Right, नो sir. इफ नो बट। बिल्कुल ठीक है सर। एक जेपी मॉर्गन की कुंडली और देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर मैं आप लोगों में से किसी की कुंडली एक और देख लूंगा। मेरी देखना। और ऐसा व्यक्ति दिखाए भैया जिसकी डेट ऑफ बर्थ सही हो, गलत जन्म पत्री देखे तो मेरी बेइज्जती मत करवाना। चलिए मजाक की बात है, पर दोज पर्सन हु आर 100% कंफर्म दैट देयर बर्थ डिटेल्स आर accurate, okay? So let us take one more example. I am closing this and opening. इसकी एनालिसिस मैं नहीं करूंगा, इसकी एनालिसिस आप ही करोगे। और जब आप कर दोगे तो फिर उसके बाद अपनी कुंडली भी आप ही देखोगे, ठीक है? फिर आप मात नहीं खाओगे। देखिए मिस्टर जेपी मॉर्गन है, इन्होंने भी बहुत पैसा कमाया। कमल जी जानते होंगे यूएसए में जेपी मॉर्गन की क्या हैसियत है, सारे वर्ल्ड है ना, वहाँ का जो सबसे बड़ा बैंक है वो जेपी मॉर्गन। इनकी कुंडली के बारे में जरा अपने विचार प्रकट करिए सब लोग। उसी तरीके चलिए, सीक्वेंस में जंप मत करिए। एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जो उनको देखता है वो बोलने लगते हैं, क्रम में नहीं चलते। जो चीज दिख रही है एकदम एविडेंट है, उसको बोलने से गलत तो वो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, पर इफ यू गो इन सीक्वेंस तो आपसे कुछ छूटेगा नहीं। आपको जो दिख रहा है उसी को बोलने लगोगे, फिर आप वो नहीं देखोगे कि हमको सारी चीजें लाइन से देखनी है। स्टार्ट विद सेकंड हाउस की पोजीशन, स्टार्ट विद 11th हाउस की पोजीशन, स्टार्ट विद 5th हाउस की रिलेशनशिप पोजीशन, देन आर 2 second making relationship, are 5th 2 relation making relationship, is 5th 11 making relationship, is 9th and 10th is also involved, is Jupiter is also coming in one way or the other। इस तरीके से देखते चले जाइए। तो शुरू करते हैं, अब बताइए। सर मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए बताइए। सर इस कुंडली का सेकंड लॉर्ड सैटर्न हुआ। सैटर्न हाँ। का जो रिलेशनशिप बना हुआ है वो मार्स 11th लॉर्ड के साथ बना हुआ है। तो सैटर्न एंड मार्स पहले ही एक धन योग बनाने वाले अच्छे प्लैनेट्स बन गए यहाँ। सुनो हाँ, सुनो पूरा बताती जाओ। सैटर्न कहाँ बैठा सब लोगों को पता रहे। ओके सैटर्न बैठा 10वें में। हाँ 4th देखिए आस्पेक्ट। ये दिव्या ये जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक बोल रही हैं दीपा जी। दूसरे घर का स्वामी सैटर्न, सैटर्न चला गया। देखिए ये कॉमन बात आ गई, ये हमने उसमें भी देखी थी पिछली जन्म पत्री में। ये उनका वीनस था, इनके केस में सैटर्न आ गया है। अच्छा एक और दीपा जी, ये उच्च का वो क्या है 10वें घर में?
exalted Saturn, yes sir. धनेश 10वें में उच्च का होके आया है। 10वां घर मान सम्मान स्टेटस का है। बिल्कुल शनि सर। स्टेटस का है, राजा बना देता है शनि। शनि सड़क पे ला देता है, शनि राजा बनाता है। इसकी दूसरे घर का धनेश रेट्रो है, देखो इसका भी रेट्रो है, पर उच्च का वो 7वें घर में बैठा है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। और फिर इन्होंने कहा कि मार्स के साथ भी संबंध बन रहा है, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा। 11वें घर का जो लॉर्ड है, देखिए एक और चीज अभी हम पकड़ेंगे, 7वें घर में बैठा है और सैटर्न को देख रहा है। तो देखिए दूसरे घर का और 11वें घर का सुंदर योग बन गया। दूसरे घर का लॉर्ड 10वें में उच्च का होकर चला गया, शानदार योग बन गया। और जो ये 11वें घर का लॉर्ड 7वें घर में, मतलब बिजनेस का हाउस है। यस सर। तो कितना बड़ा बिजनेसमैन, बैंक की खोल के बैठ गए भाई साहब। ओके। पर सर इसमें 11वें घर का लॉर्ड नीच का होके बैठा है और जुपिटर उच्च का है। हाँ आपने सही पकड़ा, ये भी बहुत शानदार योग है। नीच भंग योग भी बन गया ना। इसमें नीच भंग योग है, जो कि जितने बड़े लोग होते हैं सब में मिलेगा। अच्छा। जितने बड़े पॉलिटिशियन मिलेंगे, बड़े फिल्म स्टार्स मिलेंगे, जितने भी बड़े हाई फाई लोग मिलेंगे, नीच राज भंग योग होता है। मार्स बहुत बढ़िया सर। सुनिए, मार्स मकर राशि का होके उच्च का है और जुपिटर धन कारक होके नीच का है। परंतु जुपिटर उच्च का है सर। सॉरी हाँ मार्स सॉरी मार्स क्योंकि कर्क राशि में नीच का है और जुपिटर धन कारक उच्च का है। तो ये नीच भंग योग, राजभंग योग हो गया। जुपिटर तो इसको शुरू में प्रॉब्लम आती है, पर बाद में बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। और फिर आप ये भी देखिए कि चलिए ठीक है, तो नीच राजभंग योग है सर। इसमें एक और एक और चीज देखिए, अभी देखिए सुनिए बात को, पहले इसी चीज को पूरा खत्म कर लीजिए। मार्स यहाँ बैठ के धनेश को देख रहा है और साथ में जो जुपिटर उच्च का होकर बैठा है वो 11वें घर को देख रहा है, लाभ स्थान को। सर वीनस को भी वो लग्न को भी देख रहा है, वो वीनस को देख रहा है जो स्वयं उच्च के बैठा है। और सुनिए आप बहुत अच्छा बता रहे हो, बट डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। जुपिटर वीनस का संबंध पिछली जन्म पत्री में भी बना था, मैंने बताया था। इसकी बहुत महिमा वर्णन होता है जुपिटर विजडम है, वीनस भी विजडम है, वीनस इनसाइट भी है। वीनस सिर्फ लग्जरी है, उसके चक्कर में बदनाम हो जाता है। वीनस जुपिटर से कम नहीं है किसी भी तरीके से, एक कदम आगे ही है। वीनस शुक्राचार्य, संजीवनी बूटी इन्हीं के पास थी, मृत व्यक्ति को जीवित करने की विद्या इन्हीं के पास थी। जुपिटर से बृहस्पति से वो कम नहीं थे, पर वो तामसिक प्रवृत्ति होने के कारण वो तामसिक चीजों में चले जाते हैं, ऐश्वर्य वाली चीजों में चले जाते हैं। तो जुपिटर वीनस दोनों धन कारक प्लैनेट है। वीनस भी तो दीपा जी धन कारक ही है एक तरीके से। बिल्कुल सर, उच्च का होगा। तो वीनस उच्च का होके बैठा है, जुपिटर भी उच्च का होके बैठा है, आपस में दोनों देख रहे हैं। और तो सर वीनस, और जब भी तो ये धन कुबेर बन गया। ओके सर वीनस वर्गोत्तम भी है सर, वर्गोत्तम भी है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो सारे धन देख लिए। सुनिए ये तो सारी हमने बहुत सुंदर बातें देख ली, पर इसने शेयर से पैसा क्यों कमाया? शेयर का भी तो संबंध होना चाहिए, 5वें घर का भी तो संबंध होना चाहिए इन सब चीजों से। तो 5वें घर का लॉर्ड शुक्र उच्च का होके बैठा है। यस सर। और किसके द्वारा देखा जा रहा है? जुपिटर के साथ। 5वें घर का लॉर्ड अगर जुपिटर से संबंध बना ले तो बहुत शानदार योग बन जाता है। वो हर जन्म पत्री में आपको, मैंने हर्षद मेहता की भी जन्म पत्री देखी, वारेन बुफे की भी देखी, सब जगह मुझे जुपिटर का कनेक्शन जरूर दिखता है। जुपिटर तो भैया धन देने के कुबेर है। तो भाई देखिए 5वें घर का लॉर्ड उच्च का होके बैठ गया और जुपिटर के द्वारा देखा जा रहा है। ओके, और भी कुछ होगा इसमें, अभी देखते हैं। ओके, तो संबंध बन गया ना।
सर इनका सूर्य भी उच्च का है तो मान सम्मान भी इन्हें काफी मिला है। सूर्य भी उच्च का है तो ये तो बिल्कुल ऐसी जन्म पत्री है जिसको कहते हैं कि कोई आइडियल जन्म पत्री है ना। जुपिटर उच्च का, शुक्र उच्च का, जुपिटर उच्च का, सैटर्न उच्च का, तो ये तो बहुत रेयर जन्म पत्री हम लोग देख रहे हैं। सर इनका पॉलिटिक्स में भी कुछ वो था क्या? पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स का मुझको पता नहीं है, पर उसको ये पता है कि वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक के ये मालिक है। ठीक है, वो देखिए ना, दूसरा घर जो बैंकिंग का है सैटर्न, वो ही उच्च का घोके बैठ गया। बिल्कुल सर। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं सर यहाँ पे जो मंगल हम डेडिकेटेड बता रहे थे वो भी नवांश में उच्च का हो रहा है, तो वो मंगल तो स्ट्रेंथफुली मार्स है और षडबल में भी 1.45 स्ट्रेंथ लेके बैठा है। अरे आप सारे ग्रह देखिए षडबल में कितने इतने ऊंचे पॉइंट देखे कहीं? सारे ग्रह में है ना, सब में जो है